लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स, जितने भी पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स है 11th क्लास का, उसका हार्ट है ये सब्जेक्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है ना, जो सारे बॉडी में ब्लड पंप करता है, ये जो चैप्टर है पूरी मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट्स पंप करेगा। जिसका ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया वो समझ लो तुम्हारे नीट में मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आगे चैप्टर्स ऐसे ही निकलेंगे और क्वेश्चंस भी तुमसे जरूर बनेंगे। तो ये चैप्टर को थॉरोली पढ़ें, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल साथ साथ चले सारे चैप्टर। इसको हम लोग बहुत ही धीरे धीरे 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से स्टार्ट करते जाओ, जो भी डाउट्स होते हैं जैसे भी होते हैं डाउट सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोग अब तक जो पढ़ते थे, अभी तक जितने भी जो भी स्टडी किए हैं वो किए हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी। काइनेमेटिक्स मतलब रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये डिफाइन कर लिया आप लोगों ने। साथ ही साथ मोशन के पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या। अगर एक गाड़ी इतनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड चल रही है, उसमें ब्रेक लगाएं, रिटार्डेशन लगाएं, तो कितनी दूर जाके रुक जाएगा, कितनी देर बाद जाके रुक जाएगा, या एक्सेलरेट करें तो उसकी वेलोसिटी आगे चल के कितनी बढ़ जाएगी। ये सब कहानी हम लोग कहाँ देख लिए थे, काइनेमेटिक्स में डिटेल में। लेकिन अब तक इस काइनेमेटिक्स में देखने, अब तक इसमें कॉज नहीं देखा था हमने मोशन का, कि कोई बॉडी मोशन में है तो रुक क्यों जाती है और रेस्ट पे है तो क्यों चलने लगती है। कॉज अब तक नहीं देखा था। तो वो जो कॉज है वो कॉज है फोर्स। ओह, फोर्स जो है ये कॉज है पूरे का। और जो फोर्स जो मैं बता रहा हूं, जैसा कि हार्ट है पूरे मैकेनिक्स का, फोर्स है ये। सारा फोर्स जो है पूरे कॉन्सेप्ट्स पंप करेगा सारे पूरे मैकेनिक्स के थ्रू आउट में। फोर्स के बारे में तो पढ़ेंगे बिल्कुल, न्यूटन ने जैसा बताया सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग से। और मैं चाहूंगा कि कहानी में तुम लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ चलो। ठीक, कहानी स्टार्ट करते हैं, वहां से सुनते हैं। तो मोशन की जो कॉज है कि क्यों होता है, प्लैनेट्स के मोशन कैसे होते हैं, स्टार्स का पोजीशन क्या होता है, इस बारे में बहुत टाइम से सभी लोगों को क्यूरियोसिटी रही, सभी लोग जानना चाहे। लेकिन हम लोग जो क्लू था, जो बेसिक क्लू होता है ना किसी भी कॉन्सेप्ट का, वो क्लू में गलत जा रहे थे। तो कहानी में साथ साथ चलेंगे और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इमेजिन करते जाए जैसा मैं बोलता जाऊं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, एक बुलक कार्ट का, जैसे देख रहे होगे तुम लोग। सपोज कि एक जो बैल है वो कार्ट को मैक्सिमम v वेलोसिटी से चला सकता है। कितनी वेलोसिटी से चला सकता है? v वेलोसिटी से। v इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, v से ज्यादा नहीं जा सकता। v से ज्यादा नहीं जा पाएगा, हम कितना भी ट्राई कर लें, इसकी मैक्सिमम स्पीड उतनी है। फिर अगर मेरे को सपोज कि एग्जांपल इसका मेरे को स्पीड डबल करना है, तुमको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल हमको इसमें 2 बैल लगा देने चाहिए, और हम लगा देते हैं। तो अब इसका मतलब अगर मेरे को 2v वेलोसिटी चाहिए तो इसमें कितने बुल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 बैल लगेंगे। इसका मतलब है कि अगर जो वेलोसिटी है उसको मेरे को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो एक मूवर, अभी मैं बोलूंगा कि मूवर, ये तो एग्जांपल था हमारा, इसमें मैं बुल को बोलूंगा मूवर। तो एक मूवर एक पर्टिकुलर स्पीड तक चला सकता है, उससे ज्यादा नहीं चला सकता। या फिर जैसे ही ये मूवर को हटाएंगे ये रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, थोड़ी दूर चल के रुक जाएगा। बिल्कुल हम देखते थे। और जो साइंटिस्ट है स्पेशल, जो कि क्लासिकल एरा के सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट है मैकेनिक्स के लिए, एरिस्टोटल, उसने भी बोला कि अगर मूवर को हटा दिया जाए तो चलना बंद हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर वीडियो पॉज करो और सोचो जो मैं अब तक बोला हूं उसमें क्या गलत है। हिंट ये है कि जो मैं बोला हूं वो गलत है, तो पॉज करें वीडियो को और सोचे कि इसमें क्या गलती हो सकती। यहीं पर सभी लोग एग्री करेंगे बिल्कुल कि एक मूवर होगा तो वेलोसिटी v से चलेगी, और 2 मूवर होंगे तो वेलोसिटी 2v से चलेगी मैक्सिमम, और 3 मूवर होंगे तो वेलोसिटी 3v से चलेगी। यहाँ एंट्री होती है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट की, बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट की, जिसका नाम है गैलीलियो। जैसे गैलीलियो ने एंटर किया गेम में, तुरंत गेम चेंज हो गई। पूरी मैकेनिक्स की जो कहानी थी, अब तक जो समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, जो क्लू था जिसके पीछे हम लोग भागते थे कि मूवर चाहिए किसी को मोशन कराने के लिए, और मूवर जब तक नहीं होगा तब तक के मोशन होना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर मूवर को हटा देंगे तो मोशन जो हो रहा है ना वो भी रुक जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, पर ये गलत है। देखते हैं कैसे गलत है। गैलीलियो जब आया साइंटिस्ट, तो सबसे पहले इसने बताया कि नहीं, जो यहाँ बोल रहे थे ना आप कि एक बुल के लिए, एक वेलोसिटी चलाने के लिए v वेलोसिटी के लिए एक बुल चाहिए, और अगर वेलोसिटी हमको इंक्रीज करना है तो मूवर भी और लाने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा मूवर लाना पड़ेगा।
एक्स्ट्रा, अगर मैं एक्स्ट्रा मूवर नहीं लाता हूं तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करते। क्या सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? कर रहे होंगे बिल्कुल अब तक। लेकिन गैलीलियो ने बोला नहीं, ऐसा नहीं। गैलीलियो ने फर्स्ट लाइन बोली कि अगर अपन एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर जो मोशन को रोकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? जो मोशन को रोकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब बैल चला रहा था, तो जब बैल हट जाता है तो रुक क्यों जाता है? थोड़ी दूर जाके रुक क्यों जाता था बुलक कार्ट? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन के कारण रुक जाता था, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रुक जाता था। ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इन अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें किसी तरीके से, एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें किसी तरीके से, मैं फ्रिक्शन कम कर दूं, तो स्पीड बढ़ जाएगी क्या? वो बुल जो v स्पीड से खींच पा रहा था, क्या आप ज्यादा स्पीड से चला पाएगा? बिल्कुल ज्यादा स्पीड से चला पाएगा। इसका मतलब क्या है? विथ सेम नंबर ऑफ मूवर, एक ही मूवर के साथ में हम ज्यादा स्पीड से अब चला पाएंगे। इसका मतलब मूवर की जरूरत नहीं है ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए। ओ, यहां से गेम चेंज होना चालू हो गया। हम अब तक क्या समझते थे कि वेलोसिटी जो होती है इसको देख करके समझते थे कि इसके लिए कौन चाहिए? मूवर चाहिए। लेकिन अब नया डेफिनेशन, हमको नया अंडरस्टैंडिंग क्या मिली, नया क्लू क्या मिला कि वेलोसिटी देख के नहीं बोलना है कि मूवर चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा मूवर की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को, मैं यहां पर बार बार एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसके नाम का एक चैप्टर ही है इसके आगे, फ्रिक्शन। ठीक, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें तो जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इन शॉर्ट कि मूवर की आवश्यकता अब नहीं है, मूवर की आवश्यकता कम है, कम मूवर से ही स्पीड ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसको सभी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। गैलीलियो का बहुत नाम हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत मैगजीन्स में छपे, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट इनकी बहुत सारी मशीन्स भी बनी। इनकी मशीन्स के भी क्वेश्चन है जो कि आपके नीट वगैरह में आते हैं, तो हम देखेंगे कैसे, आगे देखते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन बोला ना गैलीलियो ने, अब ये पूरा गेम चेंज तो हो ही रहा था, नेक्स्ट लाइन बोला पूरा रिवॉल्यूशनाइज हो गया। इसके बाद से पूरा फिजिक्स पूरा हमेशा के लिए चेंज हो गया। वो नेक्स्ट लाइन थी, और इसमें अभी एक सस्पेंस बाकी है। नेक्स्ट लाइन थी वो, अगर, देखो मैं क्या बोला था कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को कम करें तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स को कम करें, ध्यान सुनना क्या बोल रहा है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को कम करें तो मूवर की आवश्यकता कम होती जाएगी। यही पर पॉइंट है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को पूरा ही हटा दूं, एक्सटर्नल फैक्टर हो ही ना, फ्रिक्शन हो ही ना, तो क्या होगा? मूवर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब कोई बॉडी चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, नहीं रुकेगा विदाउट मूवर। जब ऐसा गैलीलियो ने बोला, तब गैलीलियो ने उसी टाइम ये भी पॉइंट आउट किया कि प्लैनेट्स के जो मोशन है, अर्थ को कोई घुमा रहा है, तो तब तक के क्रिश्चियनिटी बिलीव क्या थी कि घुमाने के लिए गॉड की, भगवान की जरूरत है, कि कोई तो चला नहीं सकता, इसको चलाने के लिए तो मूवर की जरूरत है ही। जब गैलीलियो ने बोला कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो विदाउट मूवर चलेगा, इसका मतलब भगवान वाला कॉन्सेप्ट, एंजल, भगवान, फरिश्ते वाला कॉन्सेप्ट हमारा हट गया। और जैसे ही ये हटा, इसके साथ एक और स्टेटमेंट बोला था गैलीलियो ने, जो हम लोग थोड़े आगे में देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। एक और स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और एक और स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से गैलीलियो को फिर फांसी दे दी गई। गैलीलियो वाज हैंग्ड और गैलीलियो की डेथ हो गई। ये एक साइंटिस्ट जो कि बहुत ही अपने टाइम के अहेड था, बहुत ही आगे का सोचता था, जब कोई नहीं सोच पाते थे तब अहेड का सोचता था, उसको सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से फांसी दे दी गई। ये स्टेटमेंट साथ में एक और दो बातें जो बोला था, कोर्ट में फांसी की सजा हो गई और गैलीलियो की डेथ हो गई। आगे देखते हैं स्टोरी में। खैर कोई बात नहीं, अब डेथ तो हो गई अनफॉर्चुनेटली। कंक्लूजन क्या मिला हमको? कंक्लूजन ये मिला कि अगर रेस्ट जो है वो नेचुरल स्टेट है, मतलब अपने आप ही कोई बॉडी रेस्ट पे रहती है, वैसे ही नेचुरल स्टेट उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, मतलब मोशन भी नेचुरल स्टेट है। मूवर की जरूरत नहीं है मोशन कराने के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होंगे तो मूवर की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप चलता रहेगा, या रुका है तो रुका ही रहेगा। इनफैक्ट अब रोकने के लिए मूवर की आवश्यकता होगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, रोकने के लिए कौन मूवर होता है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा। यहां से हमको ये कंक्लूजन मिला, और यहां से पहला क्लू, पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा हुआ वो सॉलिड बिल्ड हुआ। इसको जैसे ये कंक्लूजन पढ़ा, तुरंत न्यूटन ने 3 लॉ बना दिए। न्यूटन ने बहुत स्टडी किया मोशन पे, जिनको हम आज न्यूटन के 3 लॉज बोलते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, अब न्यूटन के लॉ से स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोगों को कहानी पूरा ओरिजिनल कहाँ से समझ में आया होगा।
तो जब फोर्सेस के बारे में पढ़े तो फोर्सेस को सबसे पहले कैटेगराइज कर दिए कि कितने कैटेगरी के फोर्स होते हैं। कैटेगरी मतलब कि कौन कौन से टाइप, हम लोग जो हाथ से फोर्स लगाते हैं वो, अर्थ जो फोर्स लगाता है वो, मैग्नेट्स पे जो फोर्स लगते हैं, ऐसे करके बेसिकली 4 फोर्सेस होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे इन फोर्सेस के बारे में। ग्रेविटेशन, ये फोर्स तो 4 कैटेगरी में कर दिए। ग्रेविटेशन फोर्स जिसका कोई कनेक्शन नहीं है इन फोर्सेस से, इनका एक दूसरे से कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है। हाउएवर आगे चल के जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो इनका इंटरेक्शन भी पढ़ेंगे, पर बेसिकली अभी हमारे पास जो 4 फोर्सेस हैं उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये 4 फोर्सेस हो गए हमारे, ठीक। आगे देखते हैं। न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया, फर्स्ट लॉ क्या था? 9th क्लास में अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो फर्स्ट लॉ तुम लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर वीडियो को फिर से पॉज करो और फर्स्ट लॉ क्या है और वो कहाँ से डिराइव हुआ इसको सोचो। जो गैलीलियो वाली कहानी बताया था उसमें फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो वो कहाँ किस में रहेगी? रेस्ट पर ही रहेगी। और अगर मोशन में है, कंटिन्यू चल रही है, तो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो अभी फोर्स कैसा है, क्या है, उसको तो देखते हैं, पर ये पता चला कि उसको रोकने के लिए जो मूवर बोल रहा था मैं उसमें गैलीलियो के टाइम पे, वही मूवर कौन होगा यहाँ? फोर्स। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। तो अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कि वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन पे तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब काइनेटिक्स में देखे थे, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ से और क्या पता चलता है अपने को? अगर कोई आउटसाइड फोर्स नहीं होगा, आउटसाइड फोर्स, बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस होते हैं, दैट डजंट मैटर। बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आउटसाइड के कोई फोर्स नहीं होंगे तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव और मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप। ओके, देख लेते हैं इसका एग्जांपल कैसा है कि अगर कोई भी बॉडी रखा हुआ है तो वो मूव नहीं करेगा, अगर कोई मोशन में है तो विल नॉट स्टॉप विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, वेरी गुड। न्यूटन ने एक नया टर्म कॉइन किया, पहली बार नया टर्म बताया जिसको बोला गया इनर्शिया, क्योंकि फोर्स को समझने में अब भी बहुत मुश्किल हो रही थी कि कैसे समझा जाए, तो उसके लिए एक नया टर्म लाया न्यूटन ने जिसको बोला क्या? इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया बेसिकली होता है रेजिस्टेंस तुम समझते होगे, रुकावट, रेजिस्टेंस टू मोशन और रेस्ट। अभी मैं टू लिख के छोड़ देता हूं क्योंकि वो हो सकता है मोशन, हो सकता है रेस्ट, ठीक। तो देखते हैं इनर्शिया क्या है। एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो मास पे डिपेंड करती है। अगर ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा। हाथी का इनर्शिया ज्यादा होगा, घोड़े का इनर्शिया कम होगा। कार का इनर्शिया ज्यादा होगा, बाइक का इनर्शिया कम होगा, या मोटरसाइकिल का इनर्शिया कम होगा, जो मास पे डिपेंड करता है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। सिर्फ क्या होगी? एक सिंपल सी प्रॉपर्टी जो बताएगा कि कितना इनर्शिया है। ज्यादा इनर्शिया है तो ज्यादा फोर्स, कम इनर्शिया है तो कम फोर्स, ठीक। देखते जाते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑल द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, जो मैं यहाँ पर छोड़ दिया था ना, उसके लिए रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे रहेगा तो, और जो रेस्ट पे है उसको मोशन में लाने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, हाथी को 0 से 10 मीटर पर सेकंड पहुंचने में ज्यादा फोर्स लगेगा, घोड़े को 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक स्पीड तक पहुंचने में कम फोर्स लगेगा, क्योंकि इनर्शिया हाथी का ज्यादा है, ऑफकोर्स मास ज्यादा है, ठीक। आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है सिर्फ किस पे? मास पे। नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, क्योंकि कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखेंगे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया को कैटेगराइज कर दिया गया, कोई जरूरी नहीं है इसको कैटेगराइज करना, पर समझने के लिए, आसान करने के लिए उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को बोला गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन नहीं, उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो कंटिन्यू रेस्ट पे रहेगी। तो जैसा तुमने देखा होगा कि अगर हम लोग, मैं फॉर एग्जांपल एक बस में खड़ा हूँ, बस भी खड़ी है, मैं भी खड़ा हूँ, बस के अंदर सीट नहीं मिली, खड़ा हुआ हूँ बस पे, और हैंडल मैंने थोड़ी देर नहीं पकड़ा है, मैं फॉर एग्जांपल अपना फोन देख रहा हूँ और मैंने वो हैंडल पकड़ा नहीं है, अचानक बस स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है? मैं पीछे की तरफ फॉल बैक करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा नेचुरल स्टेट क्या था? रेस्ट। बस का नेचुरल स्टेट क्या था? रेस्ट। अब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सेलरेटर दबाए, तब एक्सटर्नल फोर्स लगा, इस वजह से बस तो मोशन में आ गया,
लेकिन मैं मोशन में नहीं आ पाया, मेरे पे तो पेट्रोल नहीं है ना, मैं थोड़ी, मेरे पे फोर्स नहीं लगा अब तक। तो जब बस का नीचे का जो सरफेस है वो आगे बढ़ेगा तो मेरा जो शू होगा जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो फ्रिक्शन की वजह से आगे बढ़ेगा, पर मेरी बॉडी की नेचुरल स्टेट अब भी क्या है, रेस्ट पे, तो मैं क्या होऊंगा, फॉल बैक पीछे। उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप समझ में आ रहा हो। तुमने कॉइन वाला देखा होगा ना, कॉइन वाला एक ग्लास रहता है ऐसा, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख देते हैं, उसके ऊपर कॉइन रखते हैं, कॉइन कार्ड मार देते हैं, फिर भी कॉइन अंदर चले जाते हैं, कॉइन कार्ड के साथ नहीं जाती। आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे। ठीक है, ठीक। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ कोर्स, जैसा पहले अपन देख चुके हैं। नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के देख लिए। ये जैसा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है वैसे ही एक इनर्शिया ऑफ मोशन है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, बस चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बस चलते हुए बस में फिर से मैं फोन निकाला, फिर से मैं फोन गोचका और मान लो ब्रेक लगा, तब फिर मैं किधर फॉलो होऊंगा, आगे, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा। आगे टकरा गई होगी गाड़ी, क्या पता, स्टीयरिंग में सा पकड़ा हुआ है, आगे मान लो गाड़ी टकरा गई होगी, तो ये किधर आ गया, आगे, क्योंकि पहले सीट, गाड़ी, सबका नेचुरल स्टेट कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन। फिर अचानक से ब्रेक लगा तो गाड़ी तो रुक गई, ये जो सीट है वो तो रुक गया, पर इस बॉडी पे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो थोड़ा आगे टकरा गया। ठीक, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया में। इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसा कि अपन पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं, ऑफकोर्स बार बार देख लेना कि ये जो बस ट्रेन वाला एग्जाम्पल से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तुम लोग ये वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, जितने एग्जाम्पल समझाए हैं वो सारे यहाँ पर है बोर्ड में वापस से। ठीक, कॉइन वाला एग्जाम्पल, अगर एक ये ग्लास है जो एम्प्टी है, खाली है, और उसके ऊपर एक कार्ड रखा है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पर से ऐसा करके फ्लिप करूँ, कार्ड को यहाँ से मारूं, तो क्या होगा, कार्ड तो आगे चला जाएगा, पर कार्ड के साथ कॉइन को भी चले जाना चाहिए, पर लेकिन क्योंकि कार्ड का नेचुरल स्टेट और कॉइन का नेचुरल स्टेट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, तो रेस्ट पे न रह करके ये कार्ड जब आगे जाएगा तो कॉइन अपने नेचुरल स्टेट पे ही रहेगा और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अब सपोर्ट के लिए कार्ड है नहीं ना, पहले कार्ड था तो सपोर्ट था उसको, उसके बाद है नहीं। हाउएवर, अगर इसको मैं स्लोली, धीरे से, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल धीरे से इसको खसकाता हूं, तो कॉइन भी कार्ड के साथ चला जाएगा, क्योंकि उसकी भी नेचुरल स्टेट फिर इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगी। इसके क्वेश्चन देखेंगे जो नीट में पहले आए हुए हैं। ठीक, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मैं समझा चुका हूं कि अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू चलती रहेगी। इस कंस्ट्रेंट को, इस नहीं चल पाने, इस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाने की एबिलिटी को, इनएबिलिटी को ही इनर्शिया बोलते हैं। मतलब अगर रेस्ट पे है तो मोशन में खुद से नहीं जा पाएगा, मोशन में तो खुद से रुक नहीं पाएगा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाएगा, इस इनएबिलिटी को ही इनर्शिया बोलते हैं। और वो इनएबिलिटी क्यों होती है, मास की वजह से। ठीक, तो अगर कोई बोल दे इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, अपने से डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी कौन चाहिए, मूवर, यानी कि कौन, फोर्स। बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया, एक रस्सी बांध देते हैं, कैसा करके रस्सी बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं एक पत्थर, और उसको ऐसा ऐसा घुमाते रहते हैं, तो घूमता रहता है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, सही लोग इमेजिन करेंगे, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, अचानक से रस्सी टूट गई, तो फिर किधर चला जाएगा, पत्थर, ये रस्सी ऐसा बंधा हुआ है, यहाँ से अचानक रस्सी ब्रेक हो गई, और ये ऐसे घूम रहा था पहले, रस्सी ब्रेक हो गई, तो ये किधर फेंका जाएगा, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फेंका जाए, क्योंकि इसकी नेचुरल टेंडेंसी किधर है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी मोशन की किधर है, नेचुरल टेंडेंसी इधर है। ठीक, और स्ट्रिंग क्या कर रहा था, इस पे फोर्स लगा के इसको रोका हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस, जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तुमको धीरे धीरे सब सारी बातें क्लियर होती जाएगी। ठीक, देख लो डायरेक्शन का कैसा रहता है कि इसकी नेचुरल टेंडेंसी किधर थी जाने की, कार के इधर, तो ये इधर ही जाता रहेगा अनटिल एंड अनलेस मैं स्टीयरिंग से फोर्स लगा के इसको ना मोड़ू, क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो, जब भी मैं क्वेश्चन बताऊं आगे, ये चैप्टर में पूरे जब तक के हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर में जब भी मैं क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन रीड करके वीडियो पॉज करें और फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपने खुद से बनाने का ट्राई करें, क्योंकि मैं इसके पहले जब भी क्वेश्चन बताऊंगा कि पहले ऑलरेडी पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होगा, वेल एक्सप्लेन। ओके, देखते हैं क्या लिखा है भाई। अ मास ऑफ 1 kg, 1 kg का मास है, सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स, एक ये वाला स्ट्रिंग है और एक ये वाला स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। बिल्कुल कॉइन वाला एग्जांपल समझना, एक जो ग्लास में ऐसा करके कार्ड रखे थे, कार्ड के ऊपर कॉइन था, फ्लिप कर दिया और एक बार धीरे से किया, वही वाला एग्जांपल समझना, सोच के देखो क्या होगा। ठीक, तो अगर 1 kg का जो ब्लॉक है उसमें ये जो मैं रस्सी, नीचे वाला रस्सी है, इसको सडनली जर्क देता हूँ, सडनली खींच देता हूँ बहुत जल्दी से,
कौन सी रस्सी टूटेगी, नीचे वाली रस्सी टूटेगी कि ऊपर वाली रस्सी? देखते हैं इनर्शिया का। पहले तीनों का, ये वाला रस्सी, ये ब्लॉक और ये वाला स्ट्रिंग, तीनों का जो नेचुरल स्टेट है वो कैसा है? रेस्ट पे। तो तीनों कैसे हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। मैं सडनली किसको मोशन में ले आया? इस रस्सी को। सडनली किसको मोशन में ले आया? इस रस्सी को। तो ये वाला रस्सी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा वहां से, और इनको टाइम नहीं मिलेगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इनर्शिया ऑफ मोशन में वापस कन्वर्ट कर पाए। और सडनली अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कौन सा रस्सी टूटेगा? BC, नीचे वाला रस्सी। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही, बिल्कुल इसके जैसा ही। ये ट्राई करेंगे सभी लोग, ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है। अब जो नीचे वाला रस्सी है उसको मैं ना स्लोली खींचूंगा, एक झटके में नहीं, जर्क में नहीं, स्लोली खींचेंगे। स्लोली खींचेंगे तो क्या होगा? स्लोली खींचेंगे तो तीनों का नेचुरल स्टेट कैसा है? रेस्ट। फिर मैं जब स्लोली इसको पुल करूंगा, स्लोली नीचे पुल करूंगा, तो फोर्स इस स्ट्रिंग पे लगेगा, सर लगेगा बिल्कुल। क्या फोर्स, यही फोर्स इस पे ट्रांसफर होगा? हाँ सर बिल्कुल ट्रांसफर होगा। क्या फोर्स इस पे ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा। क्या मैं फोर्स को ट्रांसफर होने का टाइम दे रहा हूँ? हाँ सर दे रहे हो बिल्कुल। तो इन दोनों तीनों पे फोर्स ट्रांसफर होगा, और क्योंकि ये तो सीलिंग है यार, सीलिंग तो नहीं टूट जाएगा, तो ऑफकोर्स कौन टूट जाएगा? AB स्ट्रिंग। आई होप सबको समझ में आया होगा। आंसर क्या होगा? AB स्ट्रिंग विल ब्रेक। ठीक, देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जो हमको इस चैप्टर में टाइप्स पढ़ने हैं जितने फोर्सेस के, कैटेगरीज जो फोर्स के बताया था वो अलग है, उन्हीं फोर्सेस में एक और टाइप्स है, फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स है जिसका बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जिसके लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट, बॉडी का फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। दो बॉडीज को फिजिकली कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। सर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे भी फोर्सेज होते हैं, जैसे मैग्नेट, दो मैग्नेट एक दूसरे फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं है पर फिर भी फोर्स लगाते हैं, उनको नॉन कॉन्टैक्ट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होंगे, उनके एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन, जो हम लोग अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं वो, एयर रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन ओनली, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो को तो बिल्कुल बॉक्स बना लो, इस बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पढ़ना है, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। जैसे आगे पढ़ेंगे तुम लोग समझ में आएगा। और नेक्स्ट कैटेगरी क्या हो गया भाई? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब दो बॉडीज को इंटरैक्ट करने, मतलब फिजिकली इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं है, दूर में भी रहेंगे तो लग जाएगा। जैसे ग्रेविटेशन, ओह फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिल्कुल अर्थ के कॉन्टैक्ट में नहीं है अभी ये जो पेन है अर्थ के कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना, जैसे ही छोड़ूंगा नीचे चला जाएगा। तो ग्रेविटेशन कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कोर्स जैसा मैं बताया वो कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे फोर्सेस भी कैसे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, पर कोई जरूरी नहीं। नॉर्मल रिएक्शन देखें, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन और रस्सी में टेंशन, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक फॉलो करें, कभी गलती नहीं होगी। नॉर्मल रिएक्शन टेंशन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पॉइंट को ध्यान से समझो। नॉर्मल रिएक्शन में गलती कोई नहीं करेगा। अब ये लेक्चर देखने के बाद नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कहानी देखते हो कि इट ऑलवेज एक्ट्स, ध्यान रखें हमेशा, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या होता है, इसका मतलब कैसे होता है, बिल्कुल डायग्राम से बताऊंगा। अभी जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ वो बिल्कुल दिमाग में डाल लो बात। नेक्स्ट होता है इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग शब्द बार बार यूज करूंगा मैं, ध्यान रखें। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब होता है कि ये खुद से ही एडजस्ट कर लेता है, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। मैं नॉर्मल रिएक्शन को कुछ नहीं करता हूं, अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे। जैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। एक जो ब्लॉक है इसका ऑफकोर्स वेट किधर लग रहा है भाई? वेट तो नीचे ही लगता है सर, mg, कितना? mg, m इज मास, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देख चुके हैं अपन काइनेमेटिक्स में। mg वेट किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड बोलते हैं हम लोग, पर वो एक्चुअल डाउनवर्ड नहीं होता। अर्थ का शेप सपोज ऐसा है, अर्थ का एक कर्वेचर ले रहा हूँ, पूरा गोल है, यहाँ पर कोई सपोज मैं ऐसा करके खड़ा हुआ तो किधर फोर्स लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ। अगर मैं सपोज यहाँ पर खड़ा हूं तो किधर लगेगा? इधर। तो मेरे लिए अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है, यहाँ खड़ा हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है, यहाँ खड़ा हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है। जैसे इंडिया इक्वेटर के पास में है, इक्वेटर एग्जैक्टली नहीं पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर है, तो अभी हमारे लिए डाउनवर्ड ये है। तो हम लोग अभी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हमेशा बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट करेगा। तो अगर इधर वेट लग रहा है तो उतना ही फोर्स एक और होना चाहिए जो उसको बैलेंस करे, और यही बैलेंसिंग फोर्स क्या है?
नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसका वेट ज्यादा, क्या लगता है तुम लोग, अगर इसका वेट मान लो सपोज ये ब्लॉक होता कितने का, 1 kg का, 1 kg का, तो जी कितना हो जाता है, जी को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। होता तो 9.8 है पर अभी हम लोग 10 ले लेते हैं, तो इसका वेट कितना हो जाता, वेट कितना हो जाता, 1 × 10 जो कि 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इसका वेट हो जाता। तो नॉर्मल रिएक्शन भी अपने आप ही कितना हो जाता, 10 न्यूटन। हाँ, क्या नॉर्मल रिएक्शन को मैंने कुछ चेंज किया नहीं। अगर मैं ब्लॉक को चेंज कर दूं, ब्लॉक को तो मैं कर सकता हूँ, ब्लॉक अगर 2 kg का रख दूं तो अब इसका वेट कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 20। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप ही एडजस्ट होता है, कम ज्यादा होता रहता है, जैसा ब्लॉक जैसा उसके ऊपर फोर्स लगाए वैसा। नेक्स्ट देखते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो बातें बोला हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर के। जैसा जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसा समझे। टेंशन क्या होता है स्ट्रिंग में, एक रस्सी को ऐसा खींचेंगे तो उसमें टेंशन कैसा रहता है, तो टेंशन है क्या है भाई, फोर्स ड्यू टू अ थ्रेड, मतलब एक किसी रस्सी के वजह से, स्ट्रिंग, वायर, रोप एक्सेट्रा, इनके वजह से जो फोर्स होता है इसको क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, लेकिन यार बहुत ट्रिकी है। सिंपल तो है समझने के लिए, पर इसका जब डायरेक्शन अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, जब क्वेश्चन में एप्लीकेशन करते हैं ना, थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिक बताऊंगा कैसे करेंगे। ऑफकोर्स टेंशन कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है, रस्सी में कांटेक्ट नहीं होगा तो टेंशन नहीं लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक यहाँ रखा है, यहाँ पर रस्सी है, एक ब्लॉक यहाँ रखा है और ये रस्सी से दोनों कनेक्टेड है। अगर मैं बीच में से रस्सी को ब्रेक कर दूं तो इन दोनों को इधर इधर खींचूंगा तो कोई रस्सी में टेंशन नहीं होगा। तो रस्सी के लिए कैसा है, कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। टेंशन इज अ कांटेक्ट फोर्स। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। टेंशन इज अगेन आ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो टेंशन बढ़ेगा अकॉर्डिंगली, जब तक रस्सी टूट ना जाए। ऑफ कोर्स आगे देखते हैं, टेंशन फोर्स डायरेक्शन, बहुत ध्यान से समझो पॉइंट को। टेंशन जो फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द थ्रेड, वो रस्सी में ही लगेगा। बिल्कुल सर, अबे रस्सी के बाहर तो नहीं लग सकता, अलोंग द रस्सी, अलोंग द थ्रेड, अलोंग द रस्सी लगेगा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्लॉक, अगर एक ब्लॉक ऐसा है और यहाँ पर एक रस्सी है तो इस रस्सी में टेंशन लगेगा और सेंटर ऑफ ब्लॉक के अलोंग लगेगा। ठीक है, देखते हैं, धीरे धीरे रिवील करते हैं इसका डायरेक्शन कैसा होगा। डायरेक्शन बहुत ध्यान रखेंगे। आइडियल रस्सी लेंगे हमेशा। एक आइडियल थ्रेड ऐसा होता है जिसका खुद का कोई मास नहीं होता है, मास नहीं है, नहीं नेग्लिजिबल मास है, बहुत ही कम है, हल्का मास, तो आइडियल थ्रेड यूज करेंगे। 99% क्वेश्चन में 1% क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें रोप रस्सी का भी खुद का मास होगा। 99% क्वेश्चन में मासलेस स्ट्रिंग होगी जिसमें पूरा टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, टेंशन थ्रू आउट द थ्रेड इज इक्वल एंड टू द फोर्स अप्लाइड एट इट्स एंड, दोनों एंड्स पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बराबर ही होगा। चलो देखते हैं, ये है भाई ट्रिक। ट्रिक को बिल्कुल लिख लो, बार बार देख लो, नोट कर लो, ध्यान से देखना। ट्रिक कैसा है, टू फाइंड द डायरेक्शन, रस्सी में डायरेक्शन टेंशन का कैसे निकालें, उसके लिए करना है स्ट्रिंग या मार्क जो भी है, मार्क करो एक एरो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर अलोंग द स्ट्रिंग। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मार्क एन एरो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर अलोंग द स्ट्रिंग। मतलब देखते हैं, जैसे मैं इस ब्लॉक में देख रहा हूं तो इस ब्लॉक में मैं खड़ा हूं क्या, हाँ सर, इसी ब्लॉक में मैं खुद चला गया। अब इस ब्लॉक से अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, ये रस्सी में टेंशन है, कितना टेंशन लग रहा है। सपोज ये ब्लॉक को मैं इधर खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ, कितने फोर्स से, F4 से और F4 से, बताओ रस्सी में टेंशन कितना है। तो बोलोगे सर अभी तो देखे थे पिछले वाले पॉइंट में कि कितना होता है टेंशन थ्रू आउट द थ्रेड इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑफ एट इट्स एंड। तो इसमें एंड्स में कितने फोर्स लग रहे हैं, F, तो रस्सी में टेंशन कितना होगा, हाँ अभी F नहीं बोलना, बीच में मास आ गया ना, कितना भी होगा टेंशन। तो यहां से टेंशन कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बोलो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ऑब्जर्वर अगर यहाँ है, मतलब इस ब्लॉक से देखा जा रहा है, तो एक क्या बोलना है, मार्क एरो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहां से मैं ऐसा एरो बनाऊंगा अलोंग द थ्रेड, तो डायरेक्शन ये हो गया। अरे सर लेकिन अगर हम लोग यहाँ बैठ जाएंगे, अगर मैं इस ब्लॉक से देखूंगा तब तो फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ये हो जाएगा, ऑब्जर्वर से दूर, तो फिर ये हो जाएगा क्या डायरेक्शन, बिल्कुल यही हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में कोई एब्सोल्यूट डायरेक्शन नहीं है टेंशन का, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, कहाँ बैठ के देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और क्वेश्चंस बनाते हैं, देखें कैसे होगा टेंशन का डायरेक्शन। एक सपोज मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बनाता हूँ, ये M1 है, एक रस्सी है, एक ब्लॉक है, M2 है, एक और रस्सी है, एक और ब्लॉक है, इसका मास है M3। ओह, यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, यहाँ से इसको खींच रहे हैं F फोर्स लगा करके। बताओ, इसमें वीडियो पॉज करो और बताओ कि डायरेक्शन किधर किधर होगा। सपोज इस रस्सी में मैं देखता हूँ या इस रस्सी में देखता हूँ, तो इसमें जो टेंशन है वो किधर होगा,
अच्छा, इस रस्सी में सपोज टेंशन T1 है, बताओ किधर होगा? अगर M1 से बैठ के देखेंगे ना सर, तो डायरेक्शन टेंशन का इधर होगा, और M2 से बैठ के देखेंगे तो इधर होगा। क्या इधर और इधर एक ही रस्सी में दो वैल्यूज हो सकती है टेंशन की? नहीं, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम जब तक आइडियल स्ट्रिंग है। वैसे ही इसमें इधर होगा, इधर होगा, डिपेंड करता है कि हम यहाँ से यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। आई होप सबको टेंशन का ट्रिक क्लियर हो गया होगा।